विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए हम सबसे पहले तत्पुरुष समास के विषय में जानते हैं। तो बच्चों तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है और समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है। मतलब तत्पुरुष समास जहाँ भी होगा वहाँ पे जब भी हम समास विग्रह करेंगे तो कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये याद करने वाला, ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि समस्त पद में, लेकिन समास विग्रह करते समय तो विभक्ति चिन्ह जरूर रहेगा, लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे तो समस्त पद में उस विभक्ति चिन्ह का लोप रहेगा। मतलब समस्त पद में विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है वो गौड़ होता है और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। और जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको वो ये बताया कि समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है। और जो मैंने तीसरा पॉइंट बताया आपको वो ये बताया कि समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब आइए हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। रोग से, ठीक है, हमने शब्द लिया रोग से मुक्त। अब ये हमारा क्या है, ये है हमारा पूर्व पद जो कि गौड़ है। पूर्व पद गौड़। अब ये क्या है, दोनों पदों के बीच में हमारा समास तत्पुरुष समास क्या कहता है कि दोनों पदों, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है। तो हमारा ये उदाहरण उसकी ये शर्त पूरी कर रहा है। तो समास के दो पद होते हैं, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ठीक है, और ये प्रधान है। और इन दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह है तो ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है, दोनों पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह हमको मिल गया। ठीक है, ये और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है लेकिन समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अब आइए हम इसका समस्त पद बनाते हैं। अब इसका समस्त पद बनेगा रोग मुक्त। अब इसने भी हमारी कंडीशन, जो हमारी शर्त थी तत्पुरुष समास की, उसने ये भी पूरी की कि समस्त पद में, देखिए समस्त पद में विभक्ति चिन्ह, कौन सा विभक्ति चिन्ह है, से। ठीक है, विभक्ति चिन्ह से का लोप। तो हमारे इस एग्जाम्पल ने क्या किया, हमारी सारी शर्तें तत्पुरुष समास की पूरी की कि पूर्व उत्तर पद प्रधान होगा तो इसका उत्तर पद प्रधान हो गया। समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होगा तो विभक्ति चिन्ह भी हमें मिल गया। और उसके बाद कहता है कि समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। तो जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो हमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं मिला। ठीक है, तो ये कौन सा समास हुआ, ये तत्पुरुष समास हुआ। तो बच्चों अब आइए हम जानते हैं कि कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए। कितने भेद किए गए, 6 भेद किए गए। आपने कारक पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, कर्ता, नई, कर्म को या प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति पढ़ी होगी और उनके चिन्हों को भी आपने पढ़ा होगा। तो बच्चों तत्पुरुष समास में प्रथमा विभक्ति या जो हमारा कर्ता कारक है और जो संबोधन है वो नहीं होता है। उन दोनों को छोड़ के कर्म से लेके अधिकरण तक 6 ही भेद माने जाते हैं। तो जो पहला भेद है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म मतलब कर्म कारक कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और जिसका कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो होता है
जो हमारा चौथा है वो है अपादान तत्पुरुष। चौथा भेद तत्पुरुष का मतलब हमारी पंचमी विभक्ति जिसका कारक चिन्ह होता है से। अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात आई कि जो करण कारक होता है, जो करण तत्पुरुष है, उसका भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान तत्पुरुष पंचमी विभक्ति का भी कारक चिन्ह से है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ पे अलग होगी, जहाँ पे एक चीज दूसरी चीज से अलग होगी वहां पे पंचमी लगेगी। और जहाँ पे जैसे कि राम ने चाकू से फल काटा, जहाँ पे एक चीज साधन के रूप में प्रयुक्त होगी, ठीक है, चाकू से फल काटा तो चाकू क्या है, उसका साधन है फल काटने का। तो जहाँ पे ऐसे होगा वहां पे हमारी तृतीया विभक्ति आएगी। लेकिन जहाँ पे जैसे चूहे बिल से निकलते हैं तो चूहे क्या कर रहे हैं, बिल से अलग हो रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, मतलब उस बिल से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अपादान कारक होगा। लेकिन अगर कहते हैं कि राम साइकिल से बाजार जाता है तो साइकिल क्या है, उसके जाने का एक आधार है, एक साधन है, तो वहां पे हमारा करण तत्पुरुष यानी तृतीया विभक्ति होगी। अब इसी तरीके से आइए हम अपना पांचवा जो प्रकार है संबंध तत्पुरुष यानी जो हमारी षष्ठी विभक्ति है उसको जानते हैं। अब इसका कारक चिन्ह है का, की, के आदि, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी भेद तत्पुरुष का अधिकरण तत्पुरुष यानी कि हमारी सप्तमी विभक्ति और इसका कारक चिन्ह क्या है, में या पर। अब पहचानने का जो तरीका है देखिए, जहां पे को विभक्ति चिन्ह आएगा तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, जहां पे से आएगा वहां पे करण हो जाएगा, जहां पे के लिए आएगा वहां पे संप्रदान तत्पुरुष होगा, जहां पे से आएगा लेकिन अलग होने के लिए आएगा वहां पे अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। जहां पे का, की, के इत्यादि कारक चिन्ह आएंगे वहां पे संबंध तत्पुरुष आ जाएगा, और जहां पे में या पर कारक चिन्ह आएगा वहां पे हमारा अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो अब आइए हम जो तत्पुरुष का जो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, इसके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों कर्म कारक में कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने यश को प्राप्त, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो कहता है पूर्व पद गौ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। तो ये है पूर्व पद, तो हम इसमें लिखेंगे पूर्व पद गौड़, अब ये को क्या है, दोनों पदों के बीच को विभक्ति चिन्ह, जैसे पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान, ठीक है, पूर्व पद गौड़, उत्तर पद प्रधान। समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह, तो हमने इसका ये क्या किया है, ये है समास विग्रह, ओके, ये हमने किया है समास विग्रह। तो दोनों पदों के बीच में को विभक्ति चिन्ह जो कि कर्म कारक यानी कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह है, तो क्या हुआ, दोनों पदों के बीच में ये चिन्ह आया है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसका समस्त पद, अब इसका हम एक बार पहले समस्त पद बनाते हैं इक्वल। अब देखिए हमने बनाया समस्त पद यश प्राप्त,
विभक्तिक चिन्ह का लोप। देखिए समस्त पद में विभक्तिक चिन्ह को का लोप। देखिए अब समास विग्रह करने पर, समास विग्रह किया, आपको विभक्तिक चिन्ह हमें दिखाई दिया। उसके बाद हमने इसका जब समस्त पद बनाया, यश प्राप्त, तो उसके बाद समस्त पद में क्या हो गया, विभक्तिक चिन्ह का लोप हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम और उदाहरण देखते हैं, जैसे गगनचुंबी। गगनचुंबी ये एक समस्त पद है, इसमें कोई भी विभक्तिक चिन्ह नहीं है, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, गगन को चूमने वाला, तो गगन इसका पूर्व पद हो जाएगा और चूमने वाला क्या हो जाएगा, इसका उत्तर पद हो जाएगा, और दोनों के बीच में जो विभक्तिक चिन्ह होगा वो क्या होगा, को होगा। ठीक है। और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा गगनचुंबी। ठीक है। इसी तरीके से स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त या ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, कुछ भी। ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में बच्चों जो ध्यान रखना है वो ये है कि जहां भी समास विग्रह करने पर विभक्तिक चिन्ह आएगा वो हमेशा तत्पुरुष समास होगा, लेकिन अगर विग्रह करने पर को विभक्ति का चिन्ह आता है तो वो कौन सा समास होगा, वो तत्पुरुष समास का जो पहला भेद है कर्म तत्पुरुष, वो होगा। अब इसी तरीके से जो इसका दूसरा भेद है, आइए हम उसको देखते हैं। बच्चों का जो इसका दूसरा भेद है वो है करण तत्पुरुष, जिसका विभक्तिक चिन्ह है से या द्वारा। ठीक है। तो अब इसका करण तत्पुरुष में क्या होगा, जहां पे भी करण तत्पुरुष समास में करण कारक का से या के द्वारा विभक्तिक चिन्ह आएगा, जिसका समस्त पद में लोप होगा। अब आइए हम उसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और मैं आपको आज समास विग्रह, समस्त पद बनाना और समास विग्रह करना भी इसी के माध्यम से सिखाऊंगी। तो जैसे मैंने एक पद लिया, मन चाहा। मन चाहा क्या है, मन चाहा ये समस्त पद है। अब आइए हम इसका विग्रह करते हैं। अब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो ये होगा मन से चाहा। ठीक है। मन चाहा समस्त पद हो गया। अब इसका देखिए विभक्तिक चिन्ह का लोप, समस्त पद में कोई भी विभक्तिक चिन्ह नहीं है। अब मन से चाहा ये है हमारा पूर्व पद। ठीक है। से क्या है, दोनों पदों के बीच कौन सी विभक्ति है, से विभक्ति। ठीक है। से विभक्ति चिन्ह। चाहा क्या हो गया, उत्तर पद, और जो कि हमारा प्रधान पद है। ठीक है। तो करण तत्पुरुष में पहले हमने से का देखा, मन से चाहा। अब इसी तरीके से ये हम द्वारा का चलिए हम प्रयोग करके देखते हैं। तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुलसी कृत। ठीक है। तुलसी कृत। अब तुलसी कृत ये पहला एग्जांपल था, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। मन से चाहा जैसे था वैसे ही तुलसी कृत, विभक्तिक चिन्ह देखिए इसमें भी विभक्तिक चिन्ह का लोप है। अब आइए हम इसका विग्रह करते हैं। ठीक है। तुलसी द्वारा कृत, ये क्या है, ये भी पूर्व पद है। ये क्या है, विभक्तिक चिन्ह। दोनों पदों के बीच कौन सा विभक्तिक चिन्ह है, द्वारा। ठीक है। ये नहीं होगा, यहाँ पे द्वारा लग जाएगा। ठीक है। दोनों पदों के बीच में द्वारा विभक्तिक चिन्ह है। कृत क्या हो जाएगा, उत्तर पद जो कि प्रधान है। ठीक है।
अब इसी तरीके से हम लोग ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त जन्मांध, जन्म से अंधा इत्यादि एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो कर्ण तत्पुरुष है उसमें हमेशा विभक्ति चिन्ह से या द्वारा आएगा जिसका समस्त पद में लोप होगा। तत्पुरुष समास आप पहचान जाएंगे कि जहाँ पे विभक्ति चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास होगा और समस्त पद में उसका लोप होगा। लेकिन जब तत्पुरुष के भेद पहचानने की बात आएगी तो आपको सारी विभक्तियों के जो भी कारक चिन्ह है वो याद करने पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको कर्म का बताया, कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को था, वैसे ही कर्ण का से या द्वारा है। अब आइए हम इसका जो तीसरा भेद है उसको जानते हैं। तो बच्चों आइए अब जो हमारा तत्पुरुष समास का जो तीसरा भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है, यानी चतुर्थी विभक्ति जिसका कारक चिन्ह है के लिए। ठीक है, अब आइए हम इसके लिए एक उदाहरण, अब परिभाषा इसकी भी वही होगी कि संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल में लिया पहला प्रयोगशाला। अब बच्चों समझाने के लिए चाहे मैं समास विग्रह पहले लिख देती और समस्त पद बाद में कर देती, या फिर ये पहले करके ये बाद में कर दे रही हूँ, प्रक्रिया वही है। ठीक है, प्रयोगशाला देखिए समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप। अब यहाँ पे फिर वही हुआ विभक्ति चिन्ह का लोप। अब हम इसका जब विग्रह करेंगे तो समास विग्रह करने पर कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अवश्य होना चाहिए। तो इस समय हम कौन सा तत्पुरुष पढ़ रहे हैं, संप्रदान तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। तो हम इसका विग्रह ऐसे करें कि ये चिन्ह उसमें अनिवार्य रूप से आए। तो प्रयोगशाला जब हम इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह कैसे करेंगे, देखिए प्रयोग के लिए शाला। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पूर्व पद, ये हो गया कारक चिन्ह और ये हो गया उत्तर पद जो कि प्रधान है। ओके, तो अब इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्नान घर, चीजें वही है कि समस्त पद में विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो गया है। लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, स्नान के लिए घर, पूर्व पद कारक चिन्ह, उत्तर पद प्रधान। इसी तरीके से हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो अगर हथकड़ी कहेंगे तो उसमें समस्त पद में विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाएगा। और अगर हम उसका विग्रह करेंगे हाथ के लिए कड़ी तो पूर्व पद जो कि गौड़ हो जाएगा, के लिए कारक चिन्ह दोनों पदों के बीच में, और कड़ी जो है वो उत्तर पद जो कि प्रधान हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जो हमारा चौथा प्रकार है अपादान तत्पुरुष, आइए हम उसका उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा जो चौथा प्रकार है वो है अपादान तत्पुरुष समास। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगी कि बच्चों अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक का चिन्ह से होता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। अब आइए इसका भी एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यहाँ होगा धनहीन। अब देखिए समस्त पद में विभक्ति चिन्ह का लोप। अब हम इसका विग्रह करें तो हम इसका ऐसे विग्रह करें कि उसमें से जो
पंचमी विभक्ति या अपादान कारक का जो चिन्ह है वो अनिवार्य रूप से आना चाहिए। तो इसका बच्चों विग्रह हम कैसे करेंगे? धन से हीन, धन से, इसका कैसे करेंगे हम? धन से हीन। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया पूर्व पद, फिर ये हो गया विभक्तिक चिन्ह और हीन हो गया उत्तर पद जो कि प्रधान है। धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, यहाँ हमें अभाव का पता चल रहा है, अलग होने का, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष होगा। जैसे ऋण मुक्त, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। ऋण मुक्त, अब समस्त पद में क्या हुआ? विभक्तिक चिन्ह का लोप हो गया, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों? ऋण से मुक्त। अब ये पूर्व पद क्या हो गया? गौड़ हो गया। दोनों पदों के बीच में से विभक्तिक चिन्ह है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये करट तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष? तो ऋण से मुक्त बच्चों, वो कर्जे से मतलब ऋण से अलग हो रहा है, उससे मुक्त हो रहा, मतलब इसमें अलग होने का भाव हमें प्रकट हो रहा है, हमें दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे हम अपादान तत्पुरुष कारक लिखेंगे। और मुक्त क्या हो जाएगा? ये उत्तर पद हो जाएगा जो कि हमारा प्रधान पद है। इसी तरीके से हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। पद से भ्रष्ट, वो अपने पद से अलग हो रहा है। देश निकाला मतलब देश से निकाला कि उसको देश से अलग कर दिया जा रहा है, मतलब निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसी तरीके से जो हमारा पांचवा प्रकार है, आइए हम उसको पढ़ें। तो बच्चों जो हमारा तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है वो है संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष जिसका कारक चिन्ह है का, की, के आदि। तो इसकी भी परिभाषा वैसी ही रहेगी कि तत्पुरुष समास में संबंध कारक का, कारकी चिन्ह का, की, के आदि होता है, जिसका समस्त पद में लोप होता है। तो हमने यहाँ समस्त पद लिखा है और यहाँ पे समास विग्रह लिखा है। तो अब आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे भी समझते हैं। जैसे हम राज, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ये राजपुत्र एक समस्त पद है जिसमें विभक्तिक चिन्ह का लोप है, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, राजा का पुत्र, ये क्या हो गया? ये हमारा पूर्व पद हो गया जो कि क्या है? जो कि गौड़ है। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया दोनों पदों के बीच में का विभक्तिक चिन्ह। ठीक है, विभक्तिक चिन्ह। और ये पुत्र हो गया हमारा उत्तर पद, उत्तर पद जो कि प्रधान है। ओके, अब देखिए संबंध, राजा और उसके पुत्र के बीच में एक संबंध है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक का चिन्ह का आया है। किसका पुत्र है? राजा का पुत्र है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल लेंगे, हरिभक्ति, समस्त पद लिया हमने, हरिभक्त। अब वही कंडीशन है कि समस्त पद में विभक्तिक चिन्ह का लोप है, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? हरि की भक्ति। ठीक है, या हरि का भक्त। अगर हरि भक्ति लिखेंगे तो विग्रह होगा हरि की भक्ति, और हरि भक्त लिखेंगे तो हरि का भक्त लिखेंगे। इसी तरीके से पराधीन, पर के अधीन, के भी आ गया। पर मतलब होता है दूसरा, दूसरों के अधीन, पर के अधीन। ठीक है, तो पूर्व पद हरि भक्त, चलिए करके दिखाते हैं आपको, हरि का भक्त। ठीक है, तो पूर्व पद गौड़, का विभक्तिक चिन्ह, भक्त, उत्तर पद जो कि प्रधान है। अब आइए बच्चों, जो तत्पुरुष समास का जो आखिरी भेद है अधिकरण
जो तत्पुरुष समास का जो आखिरी भेद है वो है अधिकरण तत्पुरुष यानी कि सप्तमी विभक्ति। तो इसकी भी परिभाषा वैसी ही होगी कि अधिकरण तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। अब आइए हम इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपको ये तो पता हो गया ना कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है, तो आप और आपको ये भी पता है कि तत्पुरुष समास में समास विग्रह करने पर कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य होता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। तो आप ये आराम से पहचान जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा जिसका आपको अलग अलग भेद, जैसे मैंने कारक चिन्ह बताया उस तरीके से आपको इसके अलग अलग भेद लिखने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। प्रेम मग्न, ये एक समस्त पद है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, विभक्ति चिन्ह का समस्त पद में लोप है, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे, प्रेम में मग्न। तो बच्चों यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष का या अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में आया है, ठीक है। तो पूर्व पद क्या हो गया, पूर्व पद गौड़ हो गया, में विभक्ति चिन्ह दोनों पदों के बीच में आया, और मग्न क्या है, ये उत्तर पद है जो कि प्रधान है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो दूसरा एग्जाम्पल है, आप बीती, ठीक है। आप बीती समस्त पद वही है जिसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है। अब आइए इसका विग्रह करते हैं। आप पर बीती, ये उत्तर पद, दोनों पदों के बीच में पर कारक चिन्ह जो कि अधिकरण तत्पुरुष या अधिकरण कारक का है, और आप क्या हो गया, पूर्व पद जो कि गौड़ है, ठीक है। इसी तरीके से घुड़सवार, घोड़े पर सवार, शरणागत, शरण में आगत। तो बच्चों यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास जो है वो समाप्त हो गया, और तत्पुरुष समास के भेदों को पहचानने के लिए आपको जो कारक चिन्ह मैंने बताए हैं ये आपको याद रखना जरूरी है। और ये तीन जो मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं कि पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है जिसका समस्त पद में लोप होता है। फिर मैंने आपको एक एक का उदाहरण भी समझा दिया है, ठीक है। बच्चों तत्पुरुष समास का एक और भेद है जिसका नाम है नए तत्पुरुष समास। तो आइए हम उसके विषय में भी पढ़ लेते हैं कि बच्चों नकारात्मक अर्थ में भी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम नए तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। और नए तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद होता है वो निषेध सूचक या नकारात्मक होता है, अर्थात इसके पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लगे होते हैं, मतलब नहीं के अर्थ में भी तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है जिसको हम नए तत्पुरुष के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इसको उदाहरण में, और इसमें आ इत्यादि शब्द लगे होते हैं शुरुआत में, जैसे अनर्थ, अनर्थ जब हम इसका विग्रह करेंगे ना अर्थ, अस्थिर हम इसमें लगा देंगे ना, शुरुआत समस्त पद में इसके आगे आ लगा रहेगा, और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हम उसमें सिर्फ ना लगा देंगे। जो बाद का पद रहेगा, जो उत्तर पद रहेगा वो वैसे ही रहेगा, लेकिन जो पूर्व पद रहेगा उसमें हम ना जोड़ देंगे, जैसे अज्ञान, ना ज्ञान, अनावश्यक, ना आवश्यक, मतलब अनर्थ, ना अर्थ जिसका अर्थ ना हो, ना स्थिर, जो ना स्थिर हो मतलब नकारात्मक, नहीं नकारात्मक शब्द लगा है, देखिए पूर्व पद में। फिर अज्ञान, ना ज्ञान, अज्ञान का मतलब ही होता है जिसको ज्ञान ना हो, या अनावश्यक, ना आवश्यक, अनावश्यक का भी मतलब होता है कि जो आवश्यक ना हो, ठीक है। तो जो ध्यान रखने वाली इसमें बात है वो ये है कि नए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का प्रयोग जो है वो नकारात्मक अर्थ में भी किया जाता है, जिस समास का पूर्व पद निषेध सूचक या नकारात्मक हो, अर्थात पूर्व पद में नकारात्मक शब्द लगे हो, वो नए तत्पुरुष समास कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए